इंस्पायर्ड अवार्ड कार्यशाला 10 बजे राज्य स्तरीय ज्यूरी के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से स्टार्ट हो चुकी थी। पूरे आदरणीय सभी पूरे बाड़मेर ज़िले के 21 पंचायत समितियां हैं। 21 पंचायत समितियों से शिक्षा विभाग के सारे आला अधिकारी आज इस माजीसा के प्रांगण में इस कार्यशाला के माध्यम से बच्चों को किस प्रकार से नवाचार और इंस्पायर की जानकारी वैज्ञानिक बनाने के लिए दी जाए, इस कार्यशाला में यह जानकारी एक्सपर्ट के माध्यम से दी गई है। आदरणीय रावल साहब को बताना चाहूँगा, पूरे भारतवर्ष में राजस्थान गत वर्ष सभी साइंस के टीचर्स, आला अधिकारियों की सघन मॉनिटरिंग और मुख्य सचिव महोदया के द्वारा फ्लैगशिप योजना में लेने के कारण राजस्थान पूरे भारत में फर्स्ट रहा और उसमें से बाड़मेर पूरे भारत में चौथे स्थान पर रहा है। इस बार इस कार्यशाला के अंतर्गत टारगेट 15,000 का है। 15,000 स्टूडेंट नवाचार अपलोड करेंगे। मार्गदर्शक के रूप में साइंस के सारे टीचर्स, फिजिक्स के व्याख्याता हो, केमिस्ट्री के हो, सेकंड ग्रेड साइंस के हो, जो भी यहाँ से एक्सपर्ट के रूप में वापस जा कर के अपने ब्लॉक पर ट्रेनिंग देंगे, ब्लॉक के बाद में ग्राम पंचायत पर देंगे। इस प्रकार की प्लानिंग से यहाँ से माजीसा के दरबार से यह लक्ष्य निर्धारित करके जाएं कि बाड़मेर को 1 नंबर करना है। और इसमें निदेशालय ने फ़ोन पर इस प्रकार की राजस्थान में एक कार्यशाला पहली बार हो रही है और पवित्र स्थान पर हो रही है, तो इस उद्देश्य की पूर्ति 100% होगी। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री रावल साहब किशन सिंह जी जसोल, अध्यक्ष श्री रानी भटियाणी मंदिर संस्थान जसोल, बेल्सियस में विश्व सीमा शुल्क संगठन के भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में 2005 से 2010 तक सेवाएं दे चुके हैं। पूरे भारत का प्रतिनिधित्व किया है सीमा शुल्क संगठन के माध्यम से। इससे पहले आप राजस्थान यूनिवर्सिटी में इतिहास के शुरू में प्रोफेसर के पद पर आसीन रहे थे। उसके बाद में भारत की आईएएस सेवाओं में आपका सिलेक्शन हुआ। तो आपके माध्यम से जितना भी कार्य आप लोगों ने सुबह से देखा है, कल परसों से जो भी लोग आए हैं, यहाँ की अनुशासन, स्वच्छता और एक शिक्षक क्या सीख लेकर के यहाँ से जा सकता है। और हम सभी ने महसूस किया है, जितनी भी हमने कार्यशालाएँ कराई हैं, जितनी भी ट्रेनिंग पूरे ज़िले में हुई है, चाहे और भी कहीं हुई है राजस्थान में, यहाँ का जो मैनेजमेंट है वह सभी ने, जितने भी संभागीय पधारे हैं, सभी ने सराहा है। आज की इस जिला स्तर की कार्यशाला में मंच पर आसीन परम पूज्य बाप जी, किशन सिंह जी, अन्य मेहमानगण, सभी संभागीय साथी और मीडिया के साथियों, अभी भाई जितमाल सिंह जी ने बताया कि ये भारत सरकार का प्रोग्राम है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कैसे हो। बच्चा एक विज्ञान के शिक्षक के मार्गदर्शन में अपना नया आइडिया कोई डेवलप करे और उस आइडिया को एक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन करे। और इस तरह से रजिस्ट्रेशन पूरे भारत में लाखों में करोड़ों में होगा और भारत सरकार की ओर से 10 लाख लोगों को चयनित किया जाएगा। उन बच्चों को एक वजीफे के रूप में 10,000 रुपये दिए जाएंगे और उस 10,000 रुपये का उपयोग वो बच्चा
अपने आइडिया को मूर्त रूप देने के लिए करेगा। फिर आगे स्टेट लेवल पे सिलेक्शन होंगे और 60 टॉप जो आइडियाज़ होंगे उनको वहाँ से भारत सरकार के लेवल से उनको गाइड किया जाएगा और उनमें से अगर कोई बढ़िया ऐसा आइडिया जो यूज़फुल हो सोसाइटी के लिए तो उसको पेटेंट भी कराया जा सकता है। ये मुहिम 2008 से है। शुरू में 5,000 रुपये दिया जाता था, अब बढ़ाया है। अब चूँकि आज एक मौका है मेरे लिए, चूँकि मैं 31 तारीख को रिटायर हो रहा हूँ, तो मुझे मेरे पूरे ज़िले के शिक्षा अधिकारी मिले आज, जिसमें मेरे CBO साहिबान जो मेरे कैडर के ही हैं, जिला शिक्षा अधिकारी हैं वो। अब सरकार ने ब्लॉक पे भी जिला शिक्षा अधिकारी का पद कर दिया है। CBO साहिबान विराजमान है, ACBO साहिबान विराजमान है और हर ब्लॉक से 2 से 3 एक्सपर्ट जो विज्ञान के टीचर्स हैं जो बच्चों को गाइड करेंगे वो विराजमान है। तो मैं मंच से आगे लेता हुआ जितना जी आपसे 15 मिनट और एक्स्ट्रा लूँगा। मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ कि एक ऐसा ज़माना था जब हम पढ़ते थे, 3 से 4 पंचायतें आज की मिला दो तो ऐसी एक पंचायत होती थी, 12-15 गांव होते थे और उसमें एक प्राइमरी स्कूल। स्कूल के नाम पे कोई भवन नहीं, टीचर्स यूपी के और यूपी के बॉर्डर के लोग होते थे और थैली में स्कूल होता था, बच्चों का हाजिर रजिस्टर और टीचर का हाजिर रजिस्टर, और बच्चे मुश्किल से 2% बच्चे भी नहीं पढ़ते थे। और एक गरीब आदमी अपने बच्चे को पढ़ाना तो दूर की बात, पढ़ाने की सोच भी नहीं सकता था। अगर कोई हिम्मत करके बच्चे को भेज भी देता था तो लोग उसे ताने मारते थे। लेकिन स्थितियां बदली आज़ादी के बाद, खास 90 के दशक में जब प्रोजेक्ट आए, विदेशी सहायता से भी आए, भारत सरकार की सहायता मिली और लोक जुम्बिश और इस टाइप के प्रोजेक्ट्स आए, साक्षरता आई, उनका ज़बरदस्त हला हुआ पूरे क्षेत्र में। आज स्थितियां ये है, मैं बाप जी को और किशन सिंह को बताना चाहूँगा कि आज की तारीख में एक एक पंचायत में 2-2, 3-3 हाई स्कूल्स हैं। लोग हम जब फील्ड में जाते हैं तो गांव में जाके पूछते हैं आपका हाई स्कूल किधर है, तो लोग हमारी ओर ताकते हैं, बोलते हैं हाई स्कूल तो बालोतरा में रहा भाई, यहाँ कहाँ पढ़ा है। लोगों को पता ही नहीं हाई स्कूल गांव में खुल गया है। आज बच्चे हैं, टीचर्स हैं, अभिभावक पढ़ाना चाहते हैं, सरकार की दर्जनों योजनाएं हैं, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी अपन घर में बैठे हैं। जो क्वालिटी की एजुकेशन होनी चाहिए उसकी अभी तक शुरुआत भी नहीं हुई है। मैं सन 86 में B.Ed करता था उदयपुर में। उस वक्त 1986 की नई शिक्षा नीति आई थी और विद्या भवन का कॉलेज बड़ा मशहूर कॉलेज था। वहाँ ऐसा एक सभा भवन था बड़ा, जिसमें नेशनल लेवल के सेमिनार्स होते थे और एक शब्द गूंज के आता था बार बार, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा बनाओ तभी क्वालिटी आ सकती है। लेकिन आज बच्चों की संख्या ज़्यादा है और उसके बाद भी मैं यहाँ कतई, मेरा यह मकसद कतई नहीं हम लोग काम नहीं करते हैं। मैं इस बात को पहले वाजे कर देता हूँ कि सरकारी कर्मचारी जो हमारे लेवल पे काम करते हैं गांव में, उनसे हम लोग ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ईमानदारी से करते हैं। पर स्थितियाँ ये कि हमारा काम करने का तरीका जो है ना वो अभी बदला नहीं है, बहुत पुराना है। आज से 50 साल पहले भी, 60 साल पहले भी टीचर क्लास में पढ़ता था किताब और बच्चे सुनते थे, आज भी ये हो रहा है। 50 साल पहले किराने की दुकान कैसी थी, नाई की दुकान कैसी थी, सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया, लेकिन हमारा काम करने का तरीका नहीं बदला। आज आप अच्छी तरह जानते हैं कि NCERT की बुक्स जो आई है, उन बुक्स में, सभी बुक्स में पिक्चर्स दिए हुए हैं, चाहे वो 12th की किताब क्यों ना हो, 12th की किताब क्यों ना हो, उसमें पिक्चर्स दिए हुए हैं। उसकी तरफ हमारा बिल्कुल ध्यान जाता ही नहीं। बच्चे जो होते हैं, मैं मानता हूँ जो बच्चे पिछड़ते हैं उनमें केवल हम जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए बच्चा भी जिम्मेदार है, उसके पेरेंट्स भी है, सोसाइटी भी है। पर जब तक बच्चे को क्लास में उसकी भागीदारी नहीं बढ़ाएंगे पाठ में, तब तक बच्चे का कोई वो जो उसका मौलिकता वो निकल के नहीं आएगी। हम बच्चे को स्वतंत्र रूप से सोचने का मौका देंगे तो जिस बच्चे को हम कमज़ोर समझ रहे हैं, डल समझ रहे हैं, वो बच्चा भी कभी कुछ ऐसा कर बैठेगा जिसकी हमको कोई उम्मीद ही नहीं थी। हम उसको स्वतंत्र रूप से सोचने का मौका दें। पाठ पढ़ाने के लिए हम लोग जाते हैं क्लास में, हम लोग 40 मिनट काम करते हैं। मेरा निजी मानना है कि हमको तो 15 मिनट काम करना चाहिए, 25 मिनट बच्चे से काम करना चाहिए। बच्चे की भागीदारी होगी तभी वो लर्निंग होगा, अदरवाइज तो खाली टीचिंग होगा, लर्निंग नहीं होगा। मैं कई बार एक उदाहरण देता हूँ कि पुराने ज़माने में जो झूला बांधते थे पेड़ में, 2 खिलाड़ी बराबर के झूले में बैठते, दोनों जोर लगाते तो झूला पेड़ की टहनियों को छू जाता था। और कभी कभी क्या होता है, कोई डरपोक खिलाड़ी एक सामने वाला आ जाता
तो वो थोड़ा झूला जैसे हिलने लगता तो आंख बंद करके बैठ जाता, और एक खिलाड़ी खूब जोर लगाता, वो झूला कभी टहनियों को छूता। आज यही हो रहा है, क्लासरूम में यही हो रहा है। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमारे लेक्चरर, हमारे सीनियर टीचर बोर्ड पे जाके काम करते हैं, टीचिंग एड का उपयोग करते हैं, टीचिंग मेथड अलग अलग तरह के उपयोग में करते हैं, बट बच्चा जो है मूर्ति बन के बैठा हुआ है। उसकी भागीदारी जब तक हम नहीं बढ़ाएंगे तब तक लर्निंग नहीं होगा, टीचिंग तो होगा। अब यहाँ मैं ये वाजे कर देना चाहता हूँ, किसी टीचर को सिखाने समझाने की ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है। टीचर को ये टेंशन हो जाए कि मेरा अमुक बच्चा सीख नहीं पा रहा, जो मैं बात बता रहा हूँ, ये टेंशन हो जाए तो टीचर वहीं खड़े खड़े टीचिंग मेथड भी निकाल देगा और टीचिंग एड भी बना देगा। दोस्तों, एक चीज़ जो मैंने मेरे जो है 36 साल की नौकरी में महसूस किया, खास करके 22 साल से मैं शिक्षा अधिकारी में काम कर रहा हूँ, कि एक ऐसी धारणा है समाज में तो है ही, लेकिन हम भी उस धारणा को लेकर बैठे हैं। समाज में ये धारणा है कि मार साहब है, मार साहब ठीक है, आवे तो ठीक, जावे तो ठीक, करे तो ठीक, नहीं करे तो ठीक। लोग पुलिस वाला, पटवारी, ग्राम सेवक, उन्हें ला रहे, आगे ला रहे फिरे। अपने काम को लोग अहमियत नहीं दे पाते हैं, समझते नहीं कि टीचर का काम कितना बड़ा होता है। लेकिन वो तो चलो अनपढ़ लोग हैं, समझते नहीं है, अलग बात है, लेकिन हम भी हमारे प्रोफेशन के प्रति जो गौरव का भाव रखना चाहिए हम नहीं रखते हैं। ये इस बात को मैं खुले से स्वीकार करता हूं। हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि हमारे मुकाबले काम दूसरा किसी का है ही नहीं, क्योंकि हमारे काम के आगे ही जो महान शब्द लगा है, टीचिंग इज ए नोबल प्रोफेशन। लोग बड़े बड़े काम करते हैं पर उनके आगे महान शब्द नहीं लगता है। ये महान शब्द ऐसे नहीं लगा है, महान शब्द इसलिए लगेगा हमारा काम 3 पीढ़ी तक असर डालता है। हमारे काम से 3 पीढ़ियां बच्चे की प्रभावित होती है। शिक्षक के काम से अगर किसी बच्चे का जीवन बन गया तो भी 3 पीढ़ी दिखेगा, और किसी का खराब हो गया तो भी 3 पीढ़ी दिखेगा। दोस्तों, हमारा काम महान काम है और हमारा काम पवित्र काम भी है। दुनिया में लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं पेट भरने के लिए, जहाँ झूठ बोलना पड़ता है, चोरी करनी पड़ती है, मिलावट करनी पड़ती है, कम तोलना पड़ता है, छुपाना पड़ता है, धोखा करना पड़ता है, और कसाई तो पेट भरने के लिए गला भी काटता है। हम पर परमात्मा की कृपा है कि हमें इतना पवित्र काम मिला है जिसमें इन चीज़ों का कोई स्थान है ही नहीं। हमारा काम महान काम है, पवित्र काम है, लेकिन साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा काम दोस्तों बहुत मुश्किल है, आसान काम नहीं है। अपनी बात को एक अबोध के दिल में उतारना बहुत मुश्किल काम होता है। 36 कला का टीचर होना चाहिए। स्पेशली एलिमेंट्री एजुकेशन पे हम लोग बहुत बड़ी भूल करते हैं, खास करके बड़ी स्कूलों में। हमारा ध्यान पहली दूसरी पे नहीं है, पहली दूसरी पे हमें ध्यान ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि हमारी जो एजुकेशन की जो जड़ है वो पहली दूसरी में। पहली दूसरी पे हम ध्यान नहीं देते हैं, वहाँ बच्चे को इंडिविजुअल पढ़ाना पड़ता है, वहाँ धैर्य से पढ़ाना पड़ता है। अबोध बालक आता है, पहली बार आता है, पेन मुट्ठी में पकड़ता है ऐसे, वहाँ अगर टीचर धैर्य नहीं रखेगा और बोल देगा इसको तो समझ में आता नहीं, छोड़ो इसको, रहने दो। और हम कभी कभी किसी बच्चे पर ऐसा कमिटमेंट कर बैठते हैं कि तने तो समझ में आवे ही को नहीं, तो इन्हें समझ में आवे ही कौन, तू तो ठोटो ही है। बहुत बड़ा अपराध करते हैं हम। बच्चे को क्यों कम समझते हम? परमात्मा ने उसको बनाया है, जिसने हमको बनाया उसको उसी ने बनाया है। बच्चा जो हमारे सामने बैठा है उनमें से एक आध बच्चा ऐसा होगा जिसकी IQ हमसे तेज हो सकती है। एक आध बच्ची ऐसा बैठा होगा हमारे सामने जो हमसे ज़्यादा सेंसिटिव है, हमसे ज़्यादा क्रिएटिव है, हमसे ज़्यादा पॉजिटिव है, हमसे ज़्यादा मेहनती भी हो सकता है। हम बच्चों को कम न समझें। और विशेष करके मेरा निवेदन, क्योंकि आप लोगों के साथ मेरी आज लास्ट मीटिंग है ये, हमें पहली पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, टीचर, मैं अभी कुछ दिन पहले मूल की रानी स्कूल में गया, मैडम अंग्रेजी में पढ़ा रही हैं। अंग्रेजी में 11वीं में पाठ है अ फोटोग्राफ। मैडम को पूछा मैंने, मैडम इस पाठ का जो है वो सेंट्रल आइडिया क्या है? तो कैसे, आप 2 सहेलियां होती है, एक मर जाती है, जो जिंदा है वो मरी हुई का फोटो देख करके उसे याद करती है, बिलखती है, रोती है। मैंने कहा आप रोई थी क्या? बोले मैं क्यों रोऊंगी। मैंने कहा आप अगर रोई नहीं तो जो भाव पाठ का था वो बच्चों में ट्रांसफर नहीं हुआ। शिक्षा वही शिक्षा है जो बच्चे को स्वतंत्र सोचने का मौका दे, और उसकी जो अंतर्निहित योग्यता है परमात्मा ने दी है वो बाहर निकल के आ जाए। वो तभी निकलेगी जब उसको स्वतंत्र सोचने का मौका देंगे। तो मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि हमारा काम छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। अब सब कुछ है हमारे पास इस जिले में। इस जिले में 5000 स्कूल है, 6.25 लाख बच्चे पढ़ते हैं, 20,000 का स्टाफ है। और मैं तो कैलकुलेशन करके कई बार निकालता हूं कि एक पंचायत का 1 घंटे का हजारों में खर्चा है। एक पंचायत का 1 घंटे का हजारों रुपए का खर्चा है। इतना बड़ा मतलब सरकार का इन्वेस्टमेंट होने के बाद अब हमें जागना पड़ेगा, क्योंकि अब सारे इतने दिन तो चलो हमारे पास साधन नहीं थे, हम कहते थे भाई स्टाफ नहीं है,
भवन नहीं है, ये नहीं है, अब लैब भी है, सब कुछ है। अब ये आप लोग जो मॉनिटरिंग के लेवल पे बैठे हो, ब्लॉक लेवल पे, आपकी और हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि अब अगर काम नहीं हुआ तो फिर धीरे धीरे लोग हेवा पड़ जाएंगे, फिर काम होने वाला भी नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं, मैं कोई नेगेटिव छवि पेश नहीं करना चाहता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि हम आने वाले टाइम में बढ़िया तरीके से काम करके फिर उसी बात पे कि बच्चे की भागीदारी को क्लासरूम में बढ़ाने के यत्न प्रयत्न करेंगे, तभी गुणवत्ता शिक्षा आएगी। आप लोगों ने मुझे बुलाया, जयतमाल सिंह जी ने, और आपके सामने बात करने का मौका मिला। मैं आप सबका शुक्रिया करता हूं। जय हिंद। ये स्प्रिंग बोर्ड जयपुर श्री रानी भटियाणी मंदिर संस्थान जसोल के तत्वाधान में ऐसे बीपीएल परिवार के बच्चे जो सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं या उससे ऊपर, चाहे एमए किया हुआ हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, शर्त है बीपीएल होना चाहिए। उसके बाद में एक एग्ज़ाम कराया जाएगा और इस एग्ज़ाम के माध्यम से जो भी मिनिमम मार्क्स तय किए जाएंगे, वो यदि वो बच्चा प्राप्त करता है तो ये बहुत बड़ा पुनीत काम है। आईएएस और आरएस बनने का सारा खर्च इस मंदिर संस्थान की तरफ से उठाया जाएगा। तो इस प्रकार की स्कीम का विमोचन रावड़सरा किशन सिंह जी द्वारा किया जा चुका है। योजना की संपूर्ण जानकारी के लिए स्प्रिंग बोर्ड के दिलीप जी महचा के बड़े भाई मोहन सिंह जी बूढ़ीवाड़ा यहाँ पधारे हुए हैं, तो मोहन सिंह जी से निवेदन रहेगा आप आएँ और इस स्कीम की पूरी जानकारी दें। आदरणीय मोहन सिंह जी। शिक्षा से जुड़े हुए शिक्षा अधिकारी और सामने विराजमान सभी शिक्षाविद, मीडिया के साथियों, अभी बेस्ट कम नीड को छांट करके निकालने की एक योजना हमारे को सूझी। उसमें रावल साहब किशन सिंह जी और मेरे छोटे भाई दिलीप ने बैठ करके ये तय किया कि कुछ बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे होते हैं जो लोग केवल आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह से कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पाते हैं और बाहर की दुनिया उनको मालूम ही नहीं होती है। पेरेंट्स भी इतने जागरूक है नहीं और स्टूडेंट्स में तो होता ही नहीं है। तो उसके संदर्भ में ऐसा एक रानी भटियाणी संस्थान की तरफ से एक प्रयास किया जाए। इंस्टीट्यूट का जो खर्चा है वो मैं वहन कर लूँगा और रहने का, खाने का और भी जो लाइब्रेरी का वो खर्चा संस्थान वहन करे। इस संदर्भ में बच्चों का सिलेक्शन करके और तैयार किया जाए और उसकी एक गाइडलाइन हमारे को बना करके तैयार करनी है। हालांकि ये पहला वर्ष है, अभी तक 28 अगस्त को इसका एग्ज़ाम रखा है। इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया गया है, मगर इसमें अभी कम हुआ है क्योंकि इसका एडवर्टाइजमेंट हुआ नहीं है। तो आप लोग सभी शिक्षा फील्ड से जुड़े हुए हैं। हालांकि ये पहला प्रोग्राम केवल बालोतरा पंचायत समिति के लिए ही सोचा है, मगर अगर बाहर से भी कोई हो तो उसको भी लिया जा सकता है। तो इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएं, उसके बाद में एक एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम दे। और एग्ज़ाम के बावजूद भी कुछ बच्चे ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में तो पिछड़ जाते हैं मगर उनको ज़रूरत भी है और क्वालिटी भी है। तो मैनुअली हम लोग बैठ करके ये तय करें कि इन बच्चों का सिलेक्शन, एक वो उसके लिए अलग से कमेटी बना करके वो सिलेक्शन करेगी। क्यों कई बार क्या है, एक बच्चा एग्ज़ाम में पिछड़ जाता है, हम जानते हैं, और उसको ज़रूरत भी होती है, और तो उनका सिलेक्शन एक मैनुअली कमेटी करके और उसका पूरा खर्चा वहन करेगी। इसके लिए अभी शर्त ये रखी है, केवल प्रशासनिक सेवाओं के लिए है, इसलिए सेकेंड ईयर आधा क्लियर हो जाए उसके बाद, या उसके बाद जो ग्रेजुएशन पूरा भी हो गया है, ग्रेजुएशन के बाद भी उन बच्चों को सिलेक्शन किया जाएगा और हर साल ये एग्ज़ाम रखा जाएगा। इसमें अब हम लोगों को ये करना है कि हर ग्रामीण क्षेत्र में 12वीं स्कूल जहाँ है वहाँ तक ये इन्फॉर्मेशन हमारी पहुँच जाए, ताकि उससे, और इसमें रानी भटियाणी संस्थान
के नंबर पे वो संपर्क कर ले। एक कमेटी ऐसी बना लेंगे जो कमेटी के माध्यम से संपर्क कर पाएगा पेरेंट्स या स्टूडेंट खुद। और इसमें स्टूडेंट्स की संख्या भी अभी कोई हमने तय नहीं की है कि भाई हर साल कितने स्टूडेंट लेने हैं। अभी एक बार इसका पहले हो जाए तो उसमें वो रूटीन में आने के बाद में इसको निर्धारित कर लेंगे कि भाई कितने बच्चे हर साल लिए जाएंगे और किस तरह का खर्चा किस तरीके से वहन किया जाएगा, उसके पेरेंट्स से संपर्क किया जाएगा। फिर वो बच्चा ट्रैक पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कई बार क्या होता है कि हमने जैसे भी हमारे गांव से भेजे ना बच्चे, दुर्भाग्य ये रहा कि भेजे तो थे पढ़ने के लिए, मगर वहाँ जाकर के एक दिलीप सर के हमके गांव वाले हैं और ख़ास हैं तो वो दूसरे काम में ही लग गई। तो ऐसे बच्चों का भी वो वापस देख करके एक मतलब बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर से है, इसमें कोई यूँ लिपापोती नहीं है, कोई वो नहीं है कि भाई इस तरीके से चलना है। बिल्कुल बच्चा पैसे का उपयोग कर रहा है या नहीं कर रहा है वो देखना है और स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस कर रहा है नहीं कर रहा है ये देखते हुए उस बच्चे को सही ट्रैक में भेजना है। तो इसमें गरीब बच्चे बीपीएल का निश्चित रूप से हमने निर्धारित कर रखा है कि भाई बीपीएल का होना चाहिए, मगर कोई ज़रूरी नहीं है वो एकदम से बीपीएल का भी हो। थोड़ा सा इसमें छूट भी है। गांव के 4 लोग अगर कह दे कि भाई हाँ इस बच्चे को अगर भेजा जाए तो ये काम हो सकता है और इसको भेजना चाहिए, क्योंकि अपन देखते हैं प्रैक्टिकली गाँवों में कई लोग योग्य होते हैं तो भी वो वंचित रह जाते हैं। धन्यवाद। जगत जननी माँ भारती को प्रणाम करते हुए मैं इस परम पवित्र स्थली को, जहाँ पर हम सब लोग सवेरे से ही विराजमान हैं, ऐसी पावन स्थली माता रानी बटानी जी का यह प्रेरणादायी स्थल और उस स्थल के ऊपर भी हमारे सामने मंच पर विराजित इस सारे परिसर को और इस भव्य स्वरूप को जो वर्तमान आकार मिला है, ऐसा स्वरूप प्रदान करने वाले रावल साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं। पूज्य श्री संत श्री नारायण गिरि जी महाराज को प्रणाम करता हूँ, डीओ साहब को नमन करता हूँ और आप सबके अंदर विराजित विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती के उस स्वरूप को मैं प्रणाम करता हूँ जिससे आप स्वयं प्रकाशित होते हैं और हजारों विद्यार्थियों को वो प्रकाश मिलता है। हमने आज सवेरे से ही ये इंस्पायर्ड अवार्ड से संबंधित पूरी टीम ने, मानक टीम ने पूरा एक दृश्य आपके सामने रखा और मैं आज ये कह सकता हूँ कि जो काम इस पवित्र स्थली से प्रारंभ हुआ है, निश्चित रूप से ये 15,000 की संख्या हम सब लोग, ये पूरी युवा टीम बैठी है, इसको अवश्य पार कर लेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मित्रों, मैं समय काफ़ी हो चुका और बस केवल 2-1 बातें आप सब लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि आजकल एक नया शब्द हम काफ़ी समय से सुन रहे हैं लेकिन अब आकार लेने लगा है, वो है नवाचार, इनोवेशन। स्कूलों में नवाचार क्या हो, कक्षाओं में क्या किया जाए, अभी बात चल रही थी और समझा रहे थे कि भाई इसमें जो कॉलम आते हैं आपके स्कूल में साइंस की लैब है कि नहीं है, यस है तो यस कर दें, नो है तो नो कर दें। अब वो जो नो है ना, वो तो यस करना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम यस कर सकते हैं कि क्या हम अपने स्कूल को ही एक प्रयोगशाला बना सकते हैं, क्या हमारी कक्षा को ही एक प्रयोगशाला बना सकते हैं, क्या एक चलती फिरती प्रयोगशाला क्या हम डेवलप कर सकते हैं क्या। और इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि एक सरकार का जो सरकारी योजना होती है उसमें आधारभूत सुविधाएं जुटाना और उपलब्ध करवाना उसका काम होता है, लेकिन फील्ड में काम करना ये हमारे हाथ की बात होती है। और इस समय थोड़ा सा बड़ा मुश्किल होता है कि जब शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हम सब लोगों जैसे जो बहुत बुद्धिमान हैं, विद्वान हैं, ऐसे शिक्षकों को जो अनेक काम दूसरे प्रकार के भी मिलते हैं। मैंने एक जयपुर की मीटिंग में कहा था कि ये अन्य जो काम होते हैं उनके लिए अन्य नियुक्तियां विद्यालय में 3-4 कर दी जाए और उनके जिम्मे ही ये सारे काम हो जो शिक्षा को छोड़ करके होते हैं। तो हमारा जो एक मोटिव है, एक जो काम है शिक्षा प्रदान करना, उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान करना, उसको हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एक बात मैं ये जोड़ना चाहता हूँ कि ये जो इनोवेशन है, ये जो नवाचार है, ये छोटे छोटे स्तर पर किए जाने चाहिए। हमारे वो हाथ में है, उसके लिए बहुत कोई सुविधाएं नहीं चाहिए।
ये जो बालक हमारे पास में जिस उम्र के आते हैं, चाहे वो प्राइमरी के हों, चाहे मिडिल, चाहे सीनियर सेकेंडरी के, उनके आयु वर्ग के हिसाब से हम अपने विद्यालय में ऐसे टीचर्स को आगे लाएं जो नवाचार में रुचि रखते हैं, नवाचार करवा सकते हैं। नवाचारों की एक सूची बनाएं साल भर के लिए। इस साल हम अपने विद्यालय में बिना किसी संसाधन के, होगा तो जुटा लेंगे, नहीं तो कौन कौन से नए ऐसे हम नवाचार कर सकते हैं और वो टीचर कौन होंगे जो करवा सकते हैं। मैंने अभी एक विद्यालय में देखा है कि एक टीचर है और वो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए एक प्रयोग कर रही है, और टीचर कह रही है कि आज का जो पीरियड है उसका नाम है टीचर टीचर किसका रूप। टीचर टीचर किसका रूप। बच्चे सामने हैं और वो टीचर उनको कहती है आप बोलो टीचर टीचर किसका रूप। बच्चे बोलते हैं और वो टीचर बोलती है हाथी। तो फिर वो सारे बच्चे हाथी बन करके ऐसे दौड़ते हैं, बिल्ली बन करके आते हैं, जो भी वो नाम लेती है वैसे बन करके आते हैं। बहुत सुविधाओं की, साधनों की आवश्यकता नहीं होती। स्कूल में विद्यार्थी आते कैसे हैं, इसके लिए भी सारे स्कूल का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। इस कोविड काल के बाद, कोरोना के बाद में हम सब लोगों को कई नवाचार तो अपने आप ही सिखा दिए गए हैं, हम लोग सीख गए हैं। पहले हमारी आदतों में ऐसा नहीं था, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि इस कोविड के बाद में एक नई जनरेशन हमारे सामने उपस्थित हुई है। कोविड से पहले की शिक्षा और कोविड के बाद की शिक्षा में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आप भी लोग विद्यालयों में और कक्षाओं में इस समय देख रहे होंगे। तो ये जो बाद की जो जनरेशन है, कोविड के बाद जो हमारी क्लास में 2-2.5 साल के बाद आई है, उसका जो मेंटल लेवल है वो काफ़ी ऊपर हो गया है, और उसका उपयोग करना, उसको सही दिशा में मोड़ना, सही दिशा में ले जाना, ये हमारा काम है। ये जो इंस्पायर्ड अवार्ड है, इसका जो मोटो है वो है मोटिवेशन और इंस्पिरेशन। ये दोनों शब्द जो है वो कोई बाहर से किसी के ऊपर नहीं डाल सकते। एक वातावरण दिया जा सकता है, वो जो छुपा हुआ है उसके ऊपर जो राख है उसको हटाया जा सकता है, एक नया रूप उजागर किया जा सकता है। हम उस राख को हटाने का काम करें, उसको उजागर करने का काम करें। और इसलिए नई शिक्षा पद्धति में आपने देखा होगा कि एक नया शब्द आया है। फेसबुक का भी नाम बदल गया है, आप जानते हैं क्या हो गया? मेटा हो गया है। जकरबर्ग ने इसका नाम मेटा क्यों किया है? यू नो, क्योंकि उन्होंने कहा कि अब आने वाली जो जनरेशन है उसको उन्होंने एक नाम दिया मेटावर्स। और नई शिक्षा पद्धति में एनईपी में एक शब्द का प्रयोग किया गया जिसकी झांकी गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में निकाली गई थी, और उसमें नाम दिया गया है कि हम अपनी इस शिक्षा पद्धति को वेदा से मेटावर्स ले जाना चाहते हैं। वेदों से जोड़कर, हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति सभ्यता से जोड़कर मेटावर्स यानी नेक्स्ट टू इंटरनेट, इंटरनेट का जो भविष्य है, आप गूगल में जाइए और देखिएगा कि मेटावर्स क्या है, और वो आपको बताएगा कि एक ऐसी दुनिया है, अजीब सी दुनिया है, जिसमें आप किसी अवतार को ढूंढेंगे, अवतार को क्रिएट करेंगे और उनसे आप बात कर सकते हैं। आप यहाँ बैठे बैठे दिल्ली की क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, आपके पास ऐसा वातावरण होगा। मेटावर्स यानी जो इंटरनेट का भविष्य है, या भविष्य का जो इंटरनेट है, इतनी ऊंचाइयों तक हमारी शिक्षा प्रणाली को हम लेकर के ले जाने वाले हैं। वेदों से जुड़ी हुई सांस्कृतिक शिक्षा जो भारतीय शिक्षा के लिए आवश्यक है। मैं कई बार कहता हूं कि भारत में शिक्षा है लेकिन शिक्षा में भारत नहीं है। तो ये शिक्षा में भारत को स्थापित करने का एक बहुत बड़ा प्रयत्न नई शिक्षा पद्धति में वेदा टू मेटावर्स होने वाला है। ऐसे इस नए युग में, इस इंटरनेट के युग में, हम विद्यार्थियों में ये वैज्ञानिक सोच हमारे माध्यम से उत्पन्न करें। और मैं बस एक अंतिम आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि बड़ी बड़ी बातें ना करके, छोटी छोटी बातें जो बहुत अच्छे ढंग से कर लेते हैं वो सफलता प्राप्त कर लेते हैं। सफल वे नहीं होते हैं जो बड़े बड़े काम करते हैं, सफल वे होते हैं जो छोटे छोटे कामों को अच्छे ढंग से कर लेते हैं। ये जो अच्छा ढंग है करने का, सिखाने का, ये आपके हाथ में है। बाड़मेर ज़िले के साइंस टीचर्स क्या नहीं कर सकते। मित्रों, आप में सारी वो योग्यताएं हैं जो बच्चे हमारे पास में आते हैं, बाल वर्ग है, बालक हैं, अबोध बालक है, उनको गढ़ करके और वो साइंस ले, अच्छी बात है, लेकिन साइंटिस्ट बने। अगर बाड़मेर ज़िले से हमने एक आधा अब्दुल कलाम दिया देश को, तो ये इंस्पायर्ड अवार्ड जो है वो कितने कीर्तिमान स्थापित करेगा। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि बड़ी बड़ी बातें ना करके
अपने हिस्से का भारत महान बनाएं। और अपने हिस्से का भारत क्या है? अपना विद्यालय है। मेरा विद्यालय मेरा देश, और मेरा देश महान देश। अपने हिस्से का भारत महान बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। की राजधानी ब्रुसेल्स में सेवाएं दे चुके हैं और इस संस्थान के अध्यक्ष हैं। आज विशेष रूप से मार्गदर्शन के रूप में इनोवेशन को लेकर के मैं आदरणीय रावल साहब से निवेदन करूंगा, सभी 21 पंचायत समितियों के आला अधिकारी शिक्षा विभाग के आए हुए हैं। आप अपने विचारों से, उद्बोधन से सभी को लाभान्वित करावे। आदरणीय रावल साहब किशन सिंह जी। महारानी साहब भटियानी साहब के इस पवित्र प्रांगण में इस शिक्षा के क्षेत्र में एक सम्मेलन होना और मुझे इस अवसर पर आप सबके बीच में आने का मौका मिलना एक मेरे लिए अहोभाग्य है। परम आदरणीय श्रद्धेय श्री नारायण गिरी जी महाराज दुधेश्वर मठ से पधारे हैं और आप जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता व मंत्री भी हैं। आपका आशीर्वाद हमारे लिए हरदम मार्गदर्शन के रूप में बना हुआ है और बना रहे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। इस आयोजन के अंदर इस सबसे प्रमुख भूमिका जयतमाल सिंह जी राठौड़ की है, जो अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक हैं। केसरदान जी रत्नू साहब जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक बाड़मेर। राजन कुमार शर्मा जी जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक बाड़मेर। आप सबके प्रयास से ये संभव हुआ कि आज इस सेमिनार का आयोजन संभव हुआ और श्री रानी भटियानी मंदिर संस्थान की ओर से हमारे परिश्रमी कुंवर हरिश्चंद्र सिंह जी तथा उनकी टीम, विशेषकर हमारे मैनेजर श्री जेठू सिंह जी और आपकी टीम के कारण ये संभव हुआ। मुझे खुशी है आप लोगों ने इस परिसर के बारे में अच्छे शब्द किए, हमारा आपने मनोबल बढ़ाया कि अच्छा कार्य हुआ है। अच्छा कार्य ही हर दृष्टि से अच्छा होता है और सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत होता है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे धर्म का हो, चाहे राजनीति हो। तो अच्छाई और अच्छाई से बड़ी कोई सत्ता नहीं है, पावर नहीं है। मैं यही मानता हूँ कि द पावर ऑफ गुडनेस, जो पावर ऑफ गुडनेस है, अच्छाई की जो शक्ति है वो कहीं ज़्यादा है बुराई से। समाज में, हमारे देश में कई बुराइयां कुरीतियां हैं और रहेंगी, लेकिन अगर अच्छाई की शक्ति हम में है और समाज में है तो हमारा देश और समाज तरक्की करेगा। तो शिक्षा जगत भी एक ऐसा जगत है जहाँ अच्छे शिक्षक ही अच्छी शिक्षा नीति बनाकर उसको आगे बढ़ा सकते हैं। बनाए चाहे राजनेता, लेकिन उस शिक्षा को एक दिशा देना, आयाम देना बहुत आवश्यक है। और जैसे केसरदान जी रत्नू साहब ने कहा, एक बहुत ही सटीक बात उन्होंने कही कि हमारी शिक्षा जगत में शिक्षक के ऊपर ही ध्यान केंद्रित रहता है। 80% शिक्षक बोलते हैं और सब कार्य करते हैं, लेकिन जो शिक्षा का मुख्य बिंदु है वो है छात्र या विद्यार्थी। तो उसको हमें केंद्र बना करके और उसके सारी शिक्षा की नीति को
आयाम देना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। हम अपने, चाहे वो इंस्पायर अवार्ड की नीति है जिसे हम इनोवेशन कहते हैं, या नवाचार, इनोवेशन नवाचार को ही कहा जा रहा है। एक्चुअली पहले हम अंग्रेज़ियत से, अंग्रेज़ी शब्दों से इतने ज़्यादा आदी हो चुके हैं कि उसका हम रूपांतरण करके देखते हैं कि इनोवेशन होना चाहिए, लेकिन इनोवेशन की परिभाषा क्या है, तो वो हमने नवाचार कहा है। शायद कोई और अच्छा शब्द इसके लिए मिल सके हमें वैदिक साहित्य में। और इंस्पायर योजना को कह रहे हैं तो वो भी देवनागरी में भी हमने उसको इंस्पायर अवार्ड ही कहा है, प्रेरणा नहीं कहा उसके लिए। तो एनीवे, ये सरकार की नीतियां हैं। नई शिक्षा नीति भी सरकार ने बनाई है, और मैं जैसे ज़्यादातर मेरा अपना ये मानना है कि राजनीति भी हमारे देश के अंदर है, हर देश में होती है। तो अगर राजनीति से नीति अगर उसमें नहीं आती है, तब तक वो राजनीति भी एक तरह से खोखली या अधूरी रहती है। उसकी राजनीति की जो धुरी है वो सही माने में नहीं होती है जब तक कि उसमें नीति नहीं आए। तो हमें शायद उस दिन का, उस समय का इंतज़ार करना होगा जब राजनीति में वाकई में नीति सवार हो जाए। तो वैसे ही शिक्षा की नीति राजनेता बनाते हैं, लेकिन शायद उन्होंने कोई परामर्श किया हो शिक्षकों से, और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनसे, और फिर ये बनाई गई नीतियाँ। बनाना तो बहुत अच्छा काम है, मतलब हम कई नीतियाँ बनाते रहते हैं। जैसे पहले योजनाएं भी बनाते हैं, पंचवर्षीय योजना थी, प्लानिंग कमीशन था, 50 साल तक चलता रहा। अब उसको बदल के उसका नाम कुछ और हो गया है अब, हाँ, नीति आयोग। पर अब नीति आयोग के अंदर, जैसे मैं कह रहा था, राजनीति में नीति नहीं है, तो नीति आयोग में कितनी नीति है, ये देखने की, सोचने की बात है। मेरा अपनी ये सोच है कि सबसे बड़ी ज़रूरत जो शिक्षा में है वो मौलिकता की है, ओरिजिनलिटी की है। और मैं विदेश में रहने का मौका मिला, बाहर गया, ये नहीं कि उनकी शिक्षा हमसे कहीं ज़्यादा अच्छी है, या वो भौतिक रूप से हमसे ज़्यादा 300 वर्ष आगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ और वो आगे निकल गए कई चीज़ों में। नोबेल प्राइजेस जितने हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, फिज़िक्स, अलग अलग दिशा में, पीस का भी होता है, शांति का। तो ये ज़्यादातर अगर देखें तो पाश्चात्य देशों ने ही लिए हैं। पर पाश्चात्य देशों में भी अगर देखा जाए तो एक बहुत छोटा सा देश है जिसने लिया। तो ये एक मानक है, मानदंड है मौलिकता का और नवाचार का, जिसके अनुसार आप ये कह सकते हैं कि इस देश के साइंटिस्ट जो हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं। तो वो छोटा सा देश है इज़राइल। इज़राइल में हर क्षेत्र में उन्होंने, अगर आप देखें तो आधे नहीं तो कम से कम 30-40% तो साइंटिस्ट इज़राइल के जिन्होंने नोबेल प्राइज़ेस जीते हैं। तो मेरा ये कहना कि हमें आत्ममंथन करना आवश्यक है हर चीज़ के लिए। आज 75 वर्ष हो गए हैं, हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो अमृत के साथ विष भी होता है, और जब समुद्र मंथन हुआ और वो मंथन चलता ही रहता है तो उसमें विष और अमृत दोनों ही निकले। तो शायद हमारे समाज, देश के अंदर विष और अमृत दोनों ही हैं। हम 75 वर्ष उसके मना रहे हैं, हम अपनी स्वतंत्रता का मना रहे हैं। पर ये भी एक प्रश्न है कि हम कितने स्वतंत्र हैं, किसकी स्वतंत्रता। देश स्वतंत्र हो गया, लेकिन क्या हम और हमारी सोच स्वतंत्र हुई या नहीं हुई। पाश्चात्य देशों को अगर देखें तो उन्होंने उन्नति करने का एक उनकी जो मूल रूप था, मुझे लगा वो उनकी भाषा थी। उन्होंने भाषा नहीं छोड़ी। हम अंग्रेज़ों के नीचे थे, इसलिए हमें अंग्रेज़ी से ज़्यादा प्रेम है। और अब 75 साल के बाद में हमारी सरकारों ने सोचा कि शायद पिछड़ नहीं जाएं हम, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के अंदर तो सभी स्कूल जो हैं वो अंग्रेज़ी शिक्षा दे रहे हैं।
तो हमारे सरकारी स्कूल हैं तो वहाँ भी महात्मा गांधी के नाम से अंग्रेज़ी शिक्षा दें। शायद महात्मा गांधी भी इंग्लैंड में पढ़े थे और नेहरू जी भी पढ़े थे, सरदार पटेल भी पढ़े। तो हमारे स्वाधीनता के नेता काफ़ी लोग विदेशों में पढ़े, बिकॉज वहाँ शिक्षा उन्नत मानी जाती थी। तो जहाँ तक पाश्चात्य देशों का, यूरोपीय देशों का अगर आप लें, जर्मनी के अंदर अंग्रेज़ी नहीं बोली जाती, वहाँ जर्मन बोली जाती। फ्रांस के अंदर फ्रेंच बोली जाती है। अगर आप अंग्रेज़ी बोलेंगे, वो अंग्रेज़ों से इतनी नफ़रत करते हैं कि जानते हुए भी वो आपको नहीं देंगे। अगर आप उनको हिंदी में शायद बोलें तो वो आपको दिशा निर्देश कर देंगे कि ये एफिल टावर जाना, आप वहाँ जा सकते हैं। पर आपने अगर अंग्रेज़ी में पूछा कि वेयर इज़ एफिल टावर, वो उनको जानते हुए भी वो आपको नहीं बतलाएंगे। हॉलैंड में जाएंगे, वहाँ डच बोली जाती। ये नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, उन देशों में, फिनलैंड में उनकी अपनी अपनी भाषाएं। और एक भाषा के अलावा वो उनमें ये खासियत है कि उनमें उनकी जो क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, ग्रीक, रोमन, लैटिन, खास करके लैटिन और ग्रीक उनका है। जैसे हमारी संस्कृत से सारी मूल भाषाएं निकली हैं, तो उनकी ग्रीक और लैटिन से निकली हैं। तो हर विद्यार्थी को लैटिन और ग्रीक का नॉलेज होता है। और लैटिन का अगर आपको नॉलेज है तो आप बहुत अच्छी फ्रेंच बोल सकते हैं, बिकॉज फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर काफ़ी कुछ शब्द हैं वो लैटिन के हैं, इवन अंग्रेज़ी में भी हैं, दूसरी भाषाओं में। और कई देशों में तो वो अपनी देश की भाषा सीखते हैं, लैटिन, ग्रीक, इनमें से सीखते हैं। उसके अलावा अन्य देशों की भाषाएं भी सीखते हैं। हमारे यहाँ देखिए आप, मैं ये मंथन की बात जब कर रहा हूँ तो मैं पिछले वर्ष अमृत महोत्सव के दौरान हमें अपने देश, अपनी सोच, मौलिकता, शिक्षा, इसके बारे में भी मंथन करना आवश्यक है। क्या 75 वर्ष अब हुए हैं, मोदी जी ने शायद कुछ स्कीम्स चलाई, उसमें से एक शौचालय है। उसका मैं एग्जांपल देता हूँ। शौचालय हमारे स्कूलों में नहीं थे और एक कारण था कि बालिकाएं स्कूल नहीं जाती थीं, बिकॉज उनके लिए शौचालय क्या किसी के लिए नहीं था। तो ये हमें 70 वर्ष लगे शायद ये सोचने के लिए कि स्कूलों के अंदर क्या आवश्यक है, शौचालय बनाना आवश्यक है। तब हम बच्चों को अच्छा, गरीब बच्चे इतने हैं, उनको खाने को पेट में भोजन ही नहीं उनके घरों में। शायद अब तो गरीबी कम हुई है, लेकिन फिर भी पौष्टिक आहार नहीं मिलता था। सरकार ने कहा तो इसके लिए बच्चों को अगर स्कूल लाना है तो उनके लिए पौष्टिक आहार एक तरह से वो एक समय का भोजन उनको दिया जाए। मैंने अपने बचपन में देखा है, काफ़ी वयस्क समय में भी, कि आधे से ज़्यादा बच्चे स्कूल जाते थे, पैदल जाते थे और उनके पास जूते चप्पल कुछ नहीं होते थे पहले। स्कूल जाना इसलिए जाते थे, संख्या कम थी फिर भी जाते थे। अब एक बदलाव अच्छा आया है कि शायद ही कोई बच्चा है वो बिना जूते या चप्पल के जाए। और हर ढाणी से, हर गांव से जा रहे हैं। जैसा आप लोगों ने बताया कि अब तो केवल प्राइमरी स्कूल ही नहीं, प्राथमिक पाठशाला ही नहीं, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, सेकेंडरी, हाई सेकेंडरी स्कूल गांव-गांव में खुल रही हैं। अंग्रेज़ी विद्यालय गांव-गांव में खुल रहे हैं। तो बदलाव आया है स्कूलों में। मतलब आप लोगों ने बताया कि रत्नू साहब ने कि बैठने को कोई फर्नीचर था ही नहीं और पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ते थे। और बाउंड्री वॉल तो स्कूल की होती नहीं थी, बाढ़ थी या कुछ भी नहीं था। अब हर स्कूल में बाउंड्री वॉल बन गई, शौचालय हो गया, खाने को भोजन मिल रहा है, शिक्षक हर स्कूल में हैं। तो जो फिज़िकल स्ट्रक्चर कहते हैं वो तो सब आ गया है, सब कुछ है। तनख्वाहें बढ़ गई हैं। मैं जब टीचर था यूनिवर्सिटी के अंदर मुझे 700 रुपये मिलते थे और जब सरकारी नौकरी में आया तो 750। कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं था। उस समय कीमतें भी, इन्फ्लेशन कम था। लेकिन आज में और उसमें आज हर सरकारी अधिकारी ग्रुप ए को 1 लाख रुपया 80,000 मिलता है और हर टीचर को प्राइमरी स्कूल में मेरे ख्याल से 30-40 हज़ार मिलता है। और आप लोगों के कैटेगरी में लाख रुपए से ऊपर हर टीचर को, हर
शिक्षक को मिल रहा है। तो ये तो सब चीज़ें हुई हैं, लेकिन क्या हमारे पास शिक्षा नीति के बारे में हम नीतियाँ बहुत अच्छी बना सकते हैं, नियम और कानून बहुत अच्छे बन सकते हैं। हमारे देश में बहुत कठोर कानून, कठोर से कठोर बनाए जा रहे हैं, लेकिन उसके उपरांत भी जितना क्राइम बढ़ रहा है, हर अखबार को अगर आप खोलेंगे देखेंगे तो हर रोज़ क्राइम है, हर प्रकार के क्राइम है, नए नए क्राइम बन रहे हैं। तो क्या ज़्यादा कठोर कानून बनने से हो जाएगा? ज़्यादा पुलिस फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस बढ़ाने से हमारे क्राइम और हमारे शांति का विकास होगा? मेरी समझ में तो ये नहीं है। आप में से वैदिक संस्कृति का आई थिंक सुतार साहब ने बताया था, तो वो तभी हो सकता है जब हम संस्कृत को पुनः लाएं, संस्कृत के प्रति रुझान रखें। हम इंस्पिरेशन की बात कर रहे हैं कि बच्चों को इंस्पायर करें, इनोवेशन नवाचार करके नए करें, बहुत अच्छी बात है कि हम ये उनको एनकरेजमेंट दे के ऐसे बच्चों का चयन कर रहे हैं जिनमें इनोवेशन की भावना है और वो साइंटिस्ट बन सकते हैं या बड़े उद्योगपति बन सकते हैं। तो ये अच्छी बात है, मैं इसका पूर्ण समर्थन करता हूँ। और जैसे आप लोगों ने बताया कि बाड़मेर चौथा या पाँचवा नंबर था, चौथा नंबर था पूरे राजस्थान में, भारत में, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो चौथे से अगर प्रथम नंबर आ जाए तो ये बहुत अच्छी बात होगी और आप सबकी इसमें भागीदारी होगी। और आप आज माँ के दरबार में हैं, माँ का आशीर्वाद आप लोगों के साथ है कि आप इसमें सफल हों। ये मैं पूर्ण आपसे आपके साथ हूँ इस सफलता को हासिल करने में। और 5000 आपने बताया स्कूल हैं, ये 5000 6 से 10 के 3000 स्कूल, 6 से 10 क्लास तक के 3000 हैं, 15,000 का टारगेट है जिले में। 10,000 पिछली बार हुआ था, अब आप 15,000 करते हैं। 15,000 करेंगे तो उसमें से 1000 आपके हो जाएंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपका मानदंड अपना होना चाहिए कि 1000 सिलेक्शन हो जाए बाड़मेर ज़िले से। दूसरा मेरा अपना ये मानना है कि मौलिकता तभी आएगी जब हम इतने 75 वर्ष के अमृत महोत्सव तो मना रहे हैं। आज़ादी के लिए देश आज़ाद हुआ, पर क्या 47 में हम वाकई में आज़ाद हुए, या सुभाष चंद्र बोस ने उससे पहले ही झंडा अंडमान में लहरा दिया था? इंडियन नेशनल आर्मी भी लड़ रही थी, उनके वजह से हुआ। या आज़ादी की लड़ाई तो कईयों ने लड़ी, महाराणा प्रताप भी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे 500-600 वर्ष पूर्व। वीर दुर्गादास ने भी लड़ी यहाँ पर, मलीनाथ जी और जगमाल जी ने यहाँ 5 युद्ध किए, लेकिन उसके बारे में भी हमारे शिक्षा में पुस्तकों में कहीं जिक्र नहीं है। 5 युद्ध लड़े गए, खेड़ में, भड़कोट में, मेवानगर में, और 5ओं में हम जीते। एक जो बच्चों में मुझे विदेशों में मिला है जो अच्छी बात थी, वो ये थी कि उनमें कोई शिक्षा जितनी हम दे रहे हैं ऐसी नहीं है कि उसमें वो उससे ज़्यादा कुछ सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो हमारी शिक्षा पद्धति में कमी है वो थी आत्मविश्वास की, यानी कि कॉन्फिडेंस। वो छोटे बच्चों को ज़्यादा स्कूल में नहीं भेजते, बड़े बड़े बस्ते लेके नहीं भेजते हैं, वो उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस जनरेट करते हैं, आत्मविश्वास बच्चे को खेल के दौरान दूसरे नए नए तरीके सिखा के उनको क्लासरूम से बाहर ले जा कर के उनको स्विमिंग कराना, हाइकिंग कराना, स्कीइंग कराना, अलग अलग खेल खिलाना, उससे उनमें कंपटीशन और उसमें लीडरशिप की भावना, वो लीडर्स बनाते हैं। हम बच्चे की मौलिकता को सप्रेस कर देते हैं, घर में भी, समाज में भी और शिक्षा कक्ष में भी। मेरा अपना ये मानना है, हम उसकी मौलिकता, उसकी जो क्रिएटिविटी है, उसकी क्रियात्मक जो रचनात्मक, उसमें हर बच्चे में रचनात्मक शैली है उसमें वो, पर उसको हम उसका विकास जितना होना चाहिए नहीं कर रहे हैं। मेरी अपनी ये दृष्टि है। दूसरा, यदि हम अच्छा देश, अच्छा समाज चाहते हैं, शिक्षा तो अच्छा है ही, पर शिक्षा का जैसे आपने बताया रत्नू साहब ने, विद्यार्थी केंद्र है छात्र, इसलिए देश, समाज, विद्यालय हर
जगह का जो केंद्र है वो व्यक्ति है। हम व्यक्ति को तो भूल गए, हम बड़ी बड़ी बात समाज की, और उसको भी, समाज को भी हमने अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया है, उसके बाड़े बना दिए हैं कि ये ऊंचा समाज है, ये नीचा है, ये पिछड़ा है, ये अगड़ा है। और पिछड़ेपन के लिए शायद इतनी ज़्यादा वो हो रही है दौड़ कि हर कोई पिछड़ा बनना चाहता है। जो अपर कास्ट, हायर कास्ट, फॉरवर्ड क्लास हैं वो भी बैकवर्ड बनना चाहते हैं कि हमें भी बैकवर्ड बनाएंगे, और कुछ नहीं तो इकोनॉमिक बैकवर्ड बना दीजिए। तो ये मैंने किसी देश में नहीं देखा, इवन पाकिस्तान में नहीं। और इसके जो प्रणेता थे हमारे महान विभूति हमारे देश के अंबेडकर साहब, बाबा साहब, जिन्होंने कि ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया, उन्होंने स्वयं कहा कि ये 10 वर्ष के लिए होना चाहिए। और रिजर्वेशन एक तरह की बैसाख है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, पर यह कि एक सोचने की बात है, डिबेट की बात है कि आप इसको कहाँ तक, राजनीति में, समाज में, हर जगह, तो क्या आप व्यक्ति का विकास करना चाहते हैं या केवल सबको बाबू बना करके IAS RS बनना अच्छी चीज़ है, उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं, गरीब बच्चों को, हर जाति का। इसलिए हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। समाज में सामाजिक समरसता ज़रूरी है, उसमें केवल उसके नाम से, उसकी जाति से, उसके किसी भी धर्म से उसको नहीं पहचाना जाए। तो जैसे हमारी भोजनशाला, इसमें कोई भी आ सकता, किसी धर्म का, किसी जाति का, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। तो इसलिए व्यक्ति का डेवलपमेंट जितना होना चाहिए हुआ कि नहीं हुआ। क्यों? अच्छा व्यक्ति होगा, अच्छा समाज बनेगा, अच्छा देश बनेगा, विश्व भी अच्छा बनेगा। नहीं तो आज तो विश्व तो पूरे युद्ध के कगार पर, तृतीय विश्व युद्ध की अब तैयारी हो रही है। मतलब हमने अपने समाज, विश्व के अंदर इतनी घातक सामग्री, इतने हथियार इकट्ठे कर लिए हैं भयानक, और करते जा रहे हैं कि वो पूरे इस विश्व का एक बार नहीं कई बार इसका विनाश किया जा सकता है। तो विनाश के लिए हमने अपना पूरी सामग्री तैयार कर रखी है। हमारे मनीषियों ने, वैदिक ऋषियों ने, उनकी जो सोच थी वो बहुत दूर की थी। वो दृष्टि उनकी जो थी, दूरदृष्टि जो कहते हैं, विजन था उनमें। हम शायद अंधे हो गए, अंधा युग है, धर्मवीर भारती ने लिखा था अंधा युग। तो ये युग ही अंधा है, क्योंकि ये युग जो है कली काल है। पर इसके अंदर अगर दूरदृष्टि रखनी है, और वेद क्या है? विद धातु से बना नॉलेज, ज्ञान, टू नो। विद का मतलब है कि जानना, उसी से वेद बना है, उसी से वैदिक है। और उसमें जो कल्याण है वो विश्व का कल्याण, वो किसी जाति का नहीं है, किसी धर्म का नहीं है, किसी समाज का नहीं है, किसी व्यक्ति का नहीं। और गीता यदि आप पढ़ें तो गीता के अंदर क्या है? वो भी वैदिक का ही एक उपनिषद है, वेदांत का भाग है। तो गीता का जो उपदेश कृष्ण दे रहे हैं अर्जुन को, पूरे विश्व के लिए, पूरी मानवता के लिए है। तो हमारा इतना महान समाज, इतनी बड़ी सोच थी, उस सोच को हम भूल गए। आप में से किसी ने कहा कि जो छोटी चीज़ें उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते, बड़ी चीज़ों का, बड़ी नीतियाँ, बड़ी नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नीति आयोग, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें। हम देश को विश्व गुरु बनना चाहते हैं। विश्व गुरु, आप स्वयं अपने गुरूर को ख़त्म कर दीजिए और अपने अंदर अपना विकास स्वयं का अगर नहीं करें और विश्व गुरु बनना चाहें तो कैसे बनेंगे? अगर हम अपने गांव का ही सुधार नहीं कर सकते तो देश और विश्व का तो बहुत दूर की बात है। मैं 2 व्यक्तियों का नाम लेके फिर अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत कुछ बोल चुका हूँ, ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। शायद मेरे को शिक्षक के दिन वापस याद आ गए, क्योंकि वो शिक्षक ही है जो जिसके पास बोलने की पूर्ण स्वतंत्रता है। वैसे तो राजनेताओं के पास हैं, लेकिन उनके जो भाषण होते हैं उसमें कमी गहराई होती है, कोई कमी दृष्टि होती है। जबकि शिक्षक जो हैं पूरे उम्र पढ़ते रहे हैं, पढ़ाते रहे हैं, तो इसलिए उनमें कुछ है, को वज़न है।
तो दो व्यक्ति, एक तो पूर्व में थे, आज से 150 वर्ष पूर्व, स्वामी विवेकानंद, जिनका काफ़ी अब नाम बार बार आता रहता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि व्हाट वी वांट इज़ मैन मेकिंग एजुकेशन। और स्वामी विवेकानंद को ज़्यादा लंबी चौड़ी उम्र लेके नहीं, 39 की 39 वर्ष, 40 वर्ष भी नहीं, 39 वर्ष की आयु में वो दिवंगत हो गए थे। लेकिन उस 39 वर्षों की आयु में उन्होंने इतना कार्य किया, इतना कुछ लिखा भारत के लिए, भारतीय संस्कृति। इसलिए मैं तो मानता हूँ कि यदि हम स्वतंत्रता की बात करें, लड़ाई की बात करें, तो ये एक साधु थे, एक सन्यासी थे, जिन्होंने जाके भारतीयता का, भारतीय सभ्यता का, भारतीय संस्कृति का, पाश्चात्य देश अमेरिका के अंदर, जो कि भारत के बारे में ये सोचते थे कि ये शायद सांप पकड़ने वालों का देश है, स्नेक चार्मर्स, और बिल्कुल पिछड़े लोग वहाँ रहते हैं, अंग्रेज़ उनके ऊपर शासन करते हैं, बाकी उनको तो कुछ। तो उन्होंने जब जाकर के भारत का और भारतीय संस्कृति की व्याख्यान दिए, तो और उन्होंने भारतीय सबसे बड़ी जो चीज़ की वो ये थी कि हम भारतीयों में उन्होंने आत्मसम्मान, आत्मविश्वास की भावना बढ़ी। उन्होंने एक शब्द, कई चीज़ें हैं उनकी, मैं कुछ सब बता नहीं सकता। उनका एक कथन ये था कि यू विल बी क्लोजर टू गॉड बाय प्लेइंग अ गेम ऑफ फुटबॉल देन रीडिंग रिलीजन। यानी कि उससे उनका मतलब यही था कि आप फुटबॉल अगर सही माने में खेलना सीखें, बच्चे को सिखाएं, तो वो एक उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आत्मसम्मान की भावना विकसित किससे होगी? खेलों से होगी। अच्छा, खेलों को हमने हमारे गांव के स्कूलों के अंदर खेल का, कबड्डी खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, अब आजकल शायद थोड़ा बहुत क्रिकेट। बाकी अगर बच्चा टेनिस या स्क्वॉश या स्विमिंग करना चाहे तो वो कहाँ, किस गांव में उसके लिए है? इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है हमारे पास, इसलिए पब्लिक स्कूल में जाना पड़ेगा, शहरों में जाना पड़ेगा। दूसरा, हम क्योंकि अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो उसी श्रृंखला में मैं यही कहना चाहूँगा कि पाश्चात्य के देशों में गांव और शहर में कोई दूरी नहीं है, उन्होंने उस दूरी को सब खत्म कर दिया है। जो आपको शहरों में सुविधा मिली वो गांव मिली। अटल बिहारी जी वाजपेयी आए तब ग्रामीण, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सरकार केंद्र से पैसा देके गांव में सड़कें बनने लगी। अब गांव में, पंचायतों में पैसा भी आने लग गया, स्कूलों में भी आने लग गया, कुछ विकास दिख रहा है। तो पर गांव और शहर की दूरी अभी भी बहुत है। खास करके बाड़मेर के जो रेतीले इलाके हैं, जो बॉर्डर के इलाके हैं, उन ढाणियों के अंदर कोई क्या सुविधा है वो तो वहाँ जाने से पता पड़ेगी आपको। दूसरा, मैं डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में कहना चाहूँगा कि वो हमारे भारत के राष्ट्रपति बने। वो, उनका एक जीवन है, उन्होंने एक किताब लिखी थी विंग्स ऑफ फायर, यानी कि अग्नि के पंख। वो उसका नाम उन्होंने इसलिए लिखा बिकॉज अग्नि जो मिसाइल है उसके भी वो वही प्रणेता थे। वो, उनकी शुरुआत हुई एक बहुत ही गरीब परिवार में, वो रामेश्वरम में, जो कि अपने हिंदुओं का एक तीर्थ पावन है, वहाँ उनके पिताजी रहते थे। और वहाँ वो अपनी आजीविका शुरुआत उन्होंने की अखबार बेच के, साइकिल के ऊपर जाते घर घर बेच के, और वो पैसे कमाते थे। वहाँ से फिर वो पायलट बनना चाहते थे, वो पायलट में सेलेक्ट नहीं हुए। तो अगर पायलट बन जाते तो हम मिसाइल डेवलप शायद नहीं कर पाते। और जो पृथ्वी, नाग, अनेकों मिसाइल बने, वो डॉक्टर अब्दुल कलाम की देन है। तो अब्दुल कलाम एक साइंटिस्ट थे, और मेरा आपसे निवेदन है कि उनकी अगर हिंदी में पुस्तकें ज़रूर होंगी, विंग्स ऑफ फायर, तो वो हम हर छात्रों को अगर दे सकते हैं, इससे बड़ा और कोई गुण नहीं होगा। क्योंकि ये गरीब आदमी से इतने ऊपर भारत के राष्ट्रपति बने, तो उस यात्रा के दौरान, और बड़ी चीज़ ये कि वो एक मुसलमान होते हुए अच्छे मुसलमान थे। तो हमें हर धर्म को मानना है, हर धर्म में अच्छाइयाँ हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस ने इस्लाम, ईसाई धर्म को स्वयं अनुपालन करके और फिर कहा है कि ये सभी धर्म
रास्ते हैं जो कि कुएं तक जाने का, पानी तो वही है, उसको किसी नाम से आप बुलाइए, अल्लाह कहिए, कृष्ण कहिए, राम कहिए, जीसस कहिए, हैं सब एक। तो ये अब्दुल कलाम स्वयं गीता पढ़ते थे, स्वयं वीणा वादन करते थे और इनको उसका पूरा नॉलेज था हमारे हिंदू शास्त्रों का। और राष्ट्रपति बनने के बाद भी वो अपने हृदय से एक शिक्षक थे। उनको सबसे बड़ी खुशी होती थी जब वो छात्रों के साथ बैठ के और परिचर्चा या उनसे वार्तालाप करते थे। तो इसलिए उनका जो जीवन है वो एक इंस्पिरेशन है और उनमें, उनकी किताबों में इनोवेशन है। तो जब हम इंस्पिरेशन, प्रेरणा और इनोवेशन, नवाचार की बात करते हैं तो मेरे ख्याल से डॉक्टर अब्दुल कलाम से ज़्यादा सटीक कोई उदाहरण है नहीं जो कि मुझे मिला हो। और स्वामी विवेकानंद से ज़्यादा इंस्पायर करने वाला यूथ के लिए कोई नहीं। तो जवानों को अगर इंस्पायर करना है तो हर एक को विवेकानंद की पुस्तक दीजिए। और बाकी ये दो अगर व्यक्तियों को अगर हमारे छात्र जान जाएंगे तो फिर आगे वो अपने आप बढ़ जाएंगे। बहुत कुछ मैं बोल गया हूँ, क्षमा करें। मुझे आप सब से मिलके बहुत खुशी हुई और इन शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद। हमारे जीवन में सबसे पहले जो है, अगर हम कुछ सीखते हैं, एक तरह से शिक्षा तो क्या है कि सिखाना का नाम ही शिक्षा है। हम कुछ भी कहीं से भी सीखते हैं वो शिक्षा है, सीखने का नाम ही शिक्षा है। कहीं न कहीं जो भी हमें प्राप्त होता है, हमारा सबसे पहले अगर हमारे जो वैदिक काल में और ऐसे भी वेदों में आता है कि मातृदेवो भव, पहला जो हमारा गुरु है शिक्षा के रूप में, वो बच्चे का सबसे पहले माँ से ही भेंट होती है। और हमारा जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक हम बहुत कुछ सीखते हैं और सीखने के साथ साथ में बहुत कुछ छोड़ना भी पड़ता है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें सीखी जाती है वो सभी साथ भी नहीं रख सकते हैं। तो इसीलिए बोला कि हमेशा से जो छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे के अंदर में जब अपना उसका दिमाग, बुद्धि विकसित होती है, उस समय में बहुत सी चीज़ों को, जैसे हमारे सब गुरु लोग यहाँ बैठे हैं, शिक्षक लोग बैठे हैं, आचार्य लोग भी हैं, इनको विशेष रूप से अपने परिवार में, घर में भी इस बात को ध्यान रखना है। श्री 1008 नारायण महाराज का एक एक वचन, एक एक शब्द हम सभी के लिए मार्गदर्शन का काम करेगा। अभी जो भी चमत्कार की बात लास्ट में बताई है, ये अपन सभी के लिए भी चमत्कार है। यहाँ पर 80 या 90% सभी ने पहली बार इस परिसर का दर्शन किया है। ये भी कई के फ़ोन भी आए। तो अंत में अब इस पूरे मैनेजमेंट को लेकर के अभी आप सब ने किसी ने महसूस भी नहीं किया होगा, सबसे ज़्यादा जिनसे बातचीत हुई, सहयोग रहा, मैनेजमेंट टीम के मुखिया कुंवर साहब हरिचंद्र जी जसोल, आप इधर इस साइड में विराजे हुए हैं। और इन्होंने 3 दिन से एक सुबह शाम फ़ोन से कैसे करना, क्या करना, सिटिंग प्लान कैसे करना, एक तो पूरे शिक्षा विभाग की तरफ से हम सभी बनाका हरिचंद्र जी का शब्दों के माध्यम से स्वागत करते हैं। मोमेंटों के लिए आदरणीय रावल साहब से निवेदन रहेगा, हमारे सेवानिवृत्त होने वाले वरिष्ठ शिक्षा अधिकारी डीओ साहब, केसरदान जी, रत्नो साहब को मोमेंटो, ये तस्वीर और रूपादे जी की पुस्तक भेंट करके सम्मानित करावें। आदरणीय रावल साहब। सिवाड़ा से सीबीओ साहब पधारे हैं, अशोक जी से निवेदन रहेगा आप भी आगे पधारें। रावल साहब से निवेदन है, अशोक जी ये भी जिला शिक्षा अधिकारी है, सिवाड़ा विराजते हैं, तो इनका भी बहुमान मोमेंटो और पुस्तक दे करके किया जाए।
अंत में आदरणीय रावल साहब की अनुमति से और परम पूजनीय नारायणगिरी जी महाराज के आशीर्वचन से इस कार्यशाला को यहीं समाप्त करने की अनुमति चाहते हैं।